हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है साइंस पंचायत में। तो आज की पंचायत है क्लास 9 से। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। यस, मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर में कोई चेंज करते हैं तो मे बी हो सकता है कि मैटर भी अपने स्टेट को क्या करे, चेंज कर ले। क्या बात समझ में आ रही है? तो वो यही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। पीछे हम स्टेट ऑफ मैटर ये सारी चीज़ें पढ़ रखे हैं, जैसे स्टेट ऑफ लिक्विड, स्टेट ऑफ गैस, स्टेट ऑफ सॉलिड, ये सारी चीज़ें पढ़ रखे हैं। अब क्या ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं? ये आपस में चेंज हो सकते हैं? मैटर कभी कभी एग्जिस्ट करता है सॉलिड के फॉर्म में। एक सेम ही सबस्टेंस के बारे में बात हो रहा है। मे बी वो सॉलिड के फॉर्मेट में हो सकता है, लिक्विड के फॉर्मेट में हो सकता है, गैस के फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे कोई सर एग्जांपल देके बताएंगे तो एक वाटर को ही ले लीजिए ना। वाटर सॉलिड होगा तो आइस के फॉर्मेट में, वाटर लिक्विड होगा तो वाटर के फॉर्मेट में, वाटर गैस होगा तो वाटर वेपर के फॉर्म में। क्या बात समझ में आ रही है ना? स्टीम वगैरह के फॉर्म में होता है। मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए दो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो प्रेशर और एक टेम्परेचर। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन देखिए यहाँ पे, तो जो हमारा मेन हेडिंग क्या है, ब्लू कलर से कर लेता हूँ ये मैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। यस, मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं। चलिए, एक यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ देखिए ध्यान से। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। बिल्कुल सही बात है। जैसे में सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हैं आपके पास स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर में यहाँ पे एग्जाम्पल आप क्या ले लिए हैं? वाटर। अब ये वाटर के एग्जाम्पल को ले लिए हैं तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होगा? अगर सॉलिड फॉर्मेट में होगा तो आइस, लिक्विड फॉर्मेट में होगा तो वाटर, और गैसेस फॉर्मेट में होगा तो वाटर वेपर या फिर स्टीम वगैरह के बारे में आप बात कर सकते हैं। किसी भी मैटर के स्टेट वगैरह को चेंज करने के लिए माय डियर स्टूडेंट, आप या तो टेम्परेचर में चेंज कर लीजिए, या प्रेशर में चेंज कर लीजिए, या दोनों में चेंज कर लीजिए। तो अब एक नेक्स्ट लाइन ध्यान से देखिए, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सबस्टेंस या स्टेट ऑफ अ मैटर ऑफ अ सबस्टेंस, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये डिपेंड तब करेगा कि वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा। क्या बात क्लियर हो रही है? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टेम्परेचर और प्रेशर। ये अलग अलग सबस्टेंस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सबस्टेंसेस सॉलिड, लिक्विड या गैस की तरह बिहेव कर सकते हैं। हो सकता है कोई टेम्परेचर किसी ए सबस्टेंस के लिए उस टाइम पे सॉलिड फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता हो, उसी सेम टेम्परेचर पे कोई दूसरा सबस्टेंस बी है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। तो ये अलग अलग सबस्टेंस के लिए वेरी कर सकता है। क्या बात क्लियर हो रही है? अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसको एकदम ध्यान से फोकस होकर सुनिए। जैसे अगर आप टेम्परेचर की बात कर लें, टेम्परेचर मान लेते हैं मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, इफेक्ट देखना है। और ना ऐसे ध्यान सुनिए, जब आप टेम्परेचर के इफेक्ट को देखते हैं तो उस टाइम पे प्रेशर को कांस्टेंट कर लेते हैं। प्रेशर को कांस्टेंट करने का मतलब है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर वगैरह पे बात करने लगते हैं। अब एक बात होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल की मोशन इंक्रीज कर जाती है, पार्टिकल का वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल की क्या इंक्रीज हो गई? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है माय डियर स्टूडेंट? जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किए, पार्टिकल को एनर्जी मिली, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। पहले मैं पढ़ा रखा हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ों में दिक्कत हो रहा है तो इसी सेम चैप्टर के पीछे वाले कुछ एक दो लेक्चर हैं, उनको जाके आप विजिट करिए, उनको देख लीजिए। ठीक है? पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, इसकी वजह से इनकी जो मोशन है ये फास्ट हो गई, पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगे। तो एक्चुअल में जो पार्टिकल हैं, इनकी मोशन पहले के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो टेम्परेचर इंक्रीज करके आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दिए और पार्टिकल मूव ज़्यादा तेज़ी से करने लगे। इसी वजह से जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मे बी कोई सॉलिड है तो इसकी टेंडेंसी हो जाती है लिक्विड में कन्वर्ट होने की। फिर और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी टेंडेंसी हो जाती है गैस में कन्वर्ट होने की। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है सॉलिड में, तो आइस की बात कर लें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है माय डियर स्टूडेंट? बिल्कुल, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा।
सिमिलरली अगर प्रेशर वगैरह में चेंज करें तो, प्रेशर वगैरह इंक्रीज करें तो, अच्छा मैं इंक्रीज वाला केस बता दे रहा हूँ आपको, और डिक्रीज के लिए आप समझ जाएंगे। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, जैसे आप खुद ही सोचिए कोई वाटर है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, आप फ्रीज वगैरह में वाटर को डाल देते तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्रेशर के बारे में बात करते हैं। अब आप खुद सोचिए कोई गैस वगैरह के बारे में, गैस पे आप प्रेशर का इफेक्ट ईजिली देख पाएंगे, क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड पे नॉन कॉम्प्रेसिबल होते हैं वो तो। लेकिन जब आप गैस के बारे में बात करते हैं, जब प्रेशर आप इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल है, किसी गैस के मॉलिक्यूल हैं, ऐसे दूर दूर थे, अब यहाँ पे ये किसी कंटेनर वगैरह में भर रखें, ऊपर से आपने एक पिस्टन लगा दिया और यहाँ पे आपने एक प्रेशर अप्लाई कर दिया। तो अब ये प्रेशर अप्लाई कर दिया तो कंटेनर वगैरह की वजह से चारों तरफ से इसके ऊपर एक जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल हैं, इनके ऊपर प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये पिस्टन धीरे धीरे नीचे आएगा। अब जब ये पिस्टन धीरे धीरे नीचे आएगा, आपने प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो पिस्टन नीचे आ गया, तो ये मॉलिक्यूल क्या कर जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। अच्छा मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा पास पास आ जाएंगे तो यही गैस एक लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाएगा, लगेगा कि कोई लिक्विड है। याद करिए गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़े पास पास, सॉलिड में एकदम पास पास होते हैं। तो इस तरीके से आपने प्रेशर इंक्रीज कर करके, प्रेशर अप्लाई कर करके मॉलिक्यूल को पास पास ला दिया, तो मे भी जो गैस था ये कन्वर्ट होने लगा किस में, लिक्विड वगैरह में। क्या बात क्लियर हो रही है ना। तो हो सकता है कि वो उसमें चेंज हो जाए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके घरों में एलपीजी वगैरह प्रेजेंट होता है ना, एलपीजी वो एक्चुअल में गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो वो एक्चुअल में है गैस, लेकिन उसको हाई प्रेशर में ज़बरदस्ती एक बाटले में ठूस ठूस के भर देते हैं। अब जब उसको बाटले वगैरह में भर दिया जाता है तो उस पर प्रेशर हो जाता है ज़्यादा, और प्रेशर ज़्यादा की वजह से मॉलिक्यूल आ जाते हैं पास पास। क्या बात क्लियर हो गई। इस वजह से आपको फील होते रहता है कि उसमें सिलेंडर वगैरह में कुछ लिक्विड जैसा है, कुछ हिल रहा है उसमें। और जैसे ही उसको मौका मिलता है, नोब वगैरह ओपन करते हैं, बर्नर ओपन करते हैं, वो फिर से अपना नेचर शो कर देता है, गैस बन के फिर से वो उससे बाहर आना स्टार्ट कर देता है। तो इस पेज पे ये टेम्परेचर और प्रेशर वाली चीज़ें बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। क्या बात क्लियर हो गया ना। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर वाली चीज़ अगर आपको ध्यान हो गई तो फिर आगे की चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी। चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। एक बार इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं, फिर एक बार इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लेंगे। तो चलिए फिर यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जब हम चेंज करेंगे टेम्परेचर में तो क्या स्टेट ऑफ मैटर में क्या चेंज होगा। तो मे भी देखिए क्या हो सकता है, कोई सॉलिड स्टेट है तो इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीज कर रहे हैं, तो मे बी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आइस है तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। फिर और ज़्यादा आपने हीट इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज कर दिए आप, तो वो लिक्विड अब गैसेस वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर गैस को कूल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप पढ़ रखे हैं। लेकिन और ज़्यादा कम कर देते हैं टेम्परेचर तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड वगैरह में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कैपिटल टी फॉर टेम्परेचर है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। क्या ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है उसमें जो मॉलिक्यूल या जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, पार्टिकल्स और ज़्यादा फ्रीली और काफ़ी फास्टर तरीके से मूव करेंगे। ड्यू टू इंक्रीजेज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ अ ग्रेटर स्पीड। वाइब्रेट करना, सॉलिड फॉर्मेट में होंगे तो वाइब्रेशन उनका इंक्रीज कर जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब खुद सोचिए ना, जितना ज़्यादा हीट इंक्रीज मतलब बढ़ाते चल जाएंगे आप, टेम्परेचर बढ़ाते चल जाएंगे, उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते चल जाएगा। क्योंकि सबसे पहले वो होगा सॉलिड में, फिर होगा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कन्वर्ट हो जाएगा वो गैसेस में। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप प्रीवियस क्लासेस याद करिए कहाँ था, सॉलिड में, देन लिक्विड में, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ था, गैसेस में। तो उसी के बारे में बात करें। टेम्परेचर आप बढ़ाते चल जाएंगे तो सॉलिड गैस की तरफ मूव करते चल जाएगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते चले जाएगा। क्या एक एक वर्ड समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप देखिए, द पार्टिकल्स हैव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। जो पार्टिकल थे उनकी पोजीशन थोड़ी थोड़ी फिक्स हुआ करती थी कंपैरेटिवली जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए उसके पहले में।
तो अब वो और ज़्यादा फ्रीली तरीके से मूव कर पाएंगे। नेक्स्ट, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सॉलिड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर जाएगा, लिक्विड में। क्या नहीं कि मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के आप ये कर पाए कि टेम्परेचर जितना आप बढ़ाते चले जा रहे हैं तो जो स्टेट ऑफ मैटर है उसके चेंज होने की टेंडेंसी भी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। सॉलिड है तो उसके लिक्विड में चेंज होने की टेंडेंसी बढ़ते जा रही है। तो अब वो मिनिमम टेम्परेचर जहां सॉलिड स्टार्ट करेगा मेल्टिंग करना, सॉलिड स्टार्ट होगा लिक्विड में कन्वर्ट होना एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को आप डिफाइन कर देते हैं, उस मिनिमम टेम्परेचर को आप डिफाइन कर देते हैं उस पर्टिकुलर सबस्टेंस का मेल्टिंग पॉइंट। तो चलिए मेल्टिंग पॉइंट के लिए देख लीजिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप डिफिनीशन इतना परफेक्टली नहीं पहले से जानते हो, अब मैं जो बता रहा हूं इसको ऐसे ही ध्यान रखिए। द मिनिमम टेम्परेचर, वो सबसे कम टेम्परेचर, क्योंकि और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है कि वो लिक्विड में तो कन्वर्ट होगा ही। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि जब आप टेम्परेचर का चेंज या टेम्परेचर का इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप दूसरे वेरिएबल को फिक्स कर लें। दूसरा वेरिएबल कौन है, प्रेशर, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एकदम अच्छे से ध्यान रख लीजिए, 1 एटमॉस्फेयर पे जो मिनिमम टेम्परेचर होगा जब सॉलिड स्टार्ट करेगा मेल्ट करना या लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसी को आप कह देते हैं उस पर्टिकुलर सबस्टेंस का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट, अब ये वाला लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड, ये ब्लैक कलर से रुके कर लेता हूं मैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। ये लाइन देखिए बहुत अच्छी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए इससे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई सॉलिड ए है, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, कोई सॉलिड ए है और दूसरा कोई सॉलिड बी है, और ये गिवन है ना कि मेल्टिंग पॉइंट एम पी मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए का ज़्यादा है बी से। अब ये गिवन है ए का ज़्यादा है बी से, इसका मीनिंग क्या है कि आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा। जैसे मान लेते हैं कि 30 डिग्री है ए का तो 20 डिग्री है बी का, तो ए का ज़्यादा हुआ ना, यानी ए मेल्ट करना स्टार्ट किया बी के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर में, यानी ए में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा वो बी के कंपैरिजन में ज़्यादा रहा होगा, तभी तो मॉलिक्यूल को दूर दूर करने में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी कंपेरेटिव टू बी। तो यहाँ से आप मतलब थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि ए वाला जो सबस्टेंस है, सॉलिड जो ए था, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मोर है कंपेयर टू बी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर, और बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कंपेयर कर रहे हैं ए को बी से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है। क्या बात क्लियर हो गया? यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और उनको वाइब्रेट कराने के लिए, उनको थोड़ा थोड़ा दूर करने के लिए, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर जाएंगे ना। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट देखिए लाइन। सम हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जब आप पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा कम करेंगे तो उस टाइम पे आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर हीट वगैरह आप देते रहेंगे। लेकिन कई बार आप देखते हैं जैसे 0 डिग्री का आइस है और 0 डिग्री का ही वाटर भी है, तो अब डिग्री तो दोनों का सेम है, मतलब टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, लेकिन इनके फिजिकल स्टेट चेंज कर गए तो बाकी वो हीट गई कहाँ, वो हीट कहाँ छुपी हुई है, क्योंकि टेम्परेचर तो इंक्रीज किया ही नहीं, उसको थर्मोमीटर वगैरह में तो कोई रीडिंग इंक्रीज हो ही नहीं रही है, कोई डिटेक्शन आ ही नहीं रहा है। तो एक्चुअल में उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, it is considered that it get hidden into the content of the beaker and is known as a latent heat। जो उस बीकर वगैरह में कंटेंट है, आइस है या जो भी है, वो सारी चीज़ें पहले जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किए तो पहले जो सॉलिड है वो मेल्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, फिर अब लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। लेकिन इनिशियल टाइम में जो देखिए, इस 1 मिनट रुक जाइए, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट का मतलब ही है हिडन।
अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं आइस है 0 डिग्री का, वाटर है 0 डिग्री का, लेकिन किसके पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे होंगे? ऑब्वियस है वाटर का, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्मेट में है, लेकिन दोनों के टेम्परेचर तो सेम है 0 डिग्री 0 डिग्री। तो एक्चुअल में इन दोनों में से एनर्जी किसके पास होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगा? ऑब्वियस है वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, तो ये एनर्जी इसको दिया गया लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, तो क्या वो हिडन फॉर्मेट में है? तो उसी हिडन फॉर्मेट वाले एनर्जी को आप कहते हैं लेटेंट हीट। जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। अभी के लिए ध्यान रख लीजिए, आज के ही लेक्चर में आगे सारे प्रोसेस के नाम वगैरह ध्यान रखने वाले हैं। तो जब सॉलिड मतलब आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, तो यहां पे भी तो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो ये प्रोसेस का नाम हो गया फ्यूजन। अब यहां पे जो हिडन फॉर्म में एनर्जी है उसको कह देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछा गया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, चलिए अब मैं इसको भी फिर से अंडरलाइन वगैरह मतलब हाईलाइट वगैरह कर देता हूं। आप ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा पिंक कलर से कर लेते हैं। ठीक, देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its melting point without changing in a temperature, it is known as a latent heat of fusion। अब देखिए, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री पे आइस कन्वर्ट हो रहा था वाटर में, आइस कन्वर्ट एक मिनट, ये आइस कन्वर्ट हो रहा था वाटर में। तो आइस जब कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉलिड अपना स्टेट चेंज कर रहा है, लेकिन अभी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो टेम्परेचर में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, तो वो हीट हिडन फॉर्म में स्टोर है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की जरूरत है, 1 kg, किसी भी 1 kg सब्सटेंस को जो सॉलिड में है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है उसी पे वो चेंज हुआ, तो उससे पूरे के पूरे एनर्जी को, जो हीट एनर्जी है 1 kg सब्सटेंस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हिडन फॉर्म में एनर्जी लग रही है ना, उसी को आप कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या यहां तक बात क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब ध्यान से सुनिए, तो यहां पे अब इसको मैं ब्लैक कलर से कर लेता हूं थोड़ा। देखिए, सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन, have more energy as compared to the particle of ice at the same temperature। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, दोनों को फ्लो करा दिया जाए तो आइस अच्छे से फ्लो करेगा या फिर वाटर? ऑब्वियस है वाटर, इसका मतलब वाटर के पास एनर्जी ज़्यादा है। क्या बात क्लियर है? कई बार आप ऐसे सुन रखे होंगे, एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, 100 डिग्री वाटर एंड 100 डिग्री स्टीम, वाटर वेपर से किससे ज़्यादा हर्ट होगा? तो ऑब्वियस है स्टीम से ज़्यादा हर्ट होगा, क्योंकि स्टीम के पास और ज़्यादा एनर्जी है, वो एनर्जी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में। अभी तो आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़े हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ आज ही के लेक्चर में उसको भी कवर करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं कि पहले अब सॉलिड तो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, लेकिन अब आप और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other। एक टाइम आ जाएगा ऐसे कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग नेग्लिजिबल हो गया। At this temperature, the liquid start changing into gas। अब उस टेम्परेचर में लिक्विड कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाता है, किसमें? गैस में। अब उस मिनिमम टेम्परेचर को कहते हैं आप बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन है किसी सॉलिड के लिए और बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन है किसी लिक्विड के लिए, क्योंकि लिक्विड स्टार्ट करेगा बॉइल करना। तो अब इसको ध्यान से देखिए, बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच या फिर मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट, जब इसमें स्टार्ट की बात होगी तो वो ऑटोमेटिक मिनिमम आ गया। स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये प्रेशर चेंज कर देंगे, जैसे आप मून पे चले गए
तो वहां पे सेम सबस्टेंस के लिए बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगा। इवन आप किसी हिली एरियाज में चल जाते हैं जहां पे प्रेशर थोड़ा कम होता है, तो वहां पे भी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह पर्टिकुलर सबस्टेंस के लिए कम हो जाता है। लेकिन हम जब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे आपका प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं आपको बताया था ना टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहे होंगे तो प्रेशर को क्या कर लेंगे, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है, 1 एटमॉस्फेयर है। क्या बात क्लियर हो रही है? एक बड़ा बढ़िया लाइन है, देखिए तो ध्यान से, यहां से बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना का मतलब होता है ना कि मास में एक साथ खूब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स उसी फिनोमेना को परफॉर्म करें। जैसे कि एग्जांपल देखिए इधर, तो जैसे मान लेते हैं ये आपने बर्नर लगा के यहाँ पे इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया, अपने बर्नर लगा के इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया, इसमें वाटर वगैरह के खूब सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लैक कलर से आउटर मोस्ट लेयर दिखा देता हूँ आपको वाटर की। अब एक टाइम आ जाएगा कि वाटर स्टार्ट कर देगा गैस वगैरह में कन्वर्ट करना, वाटर वेपर वगैरह में कन्वर्ट होना। क्या बात क्लियर हो रही है? तो एक साथ जो अपर लेयर के सारे मॉलिक्यूल होंगे ना, ये सारे देखिए जो मैं गोल 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 कर रहा हूँ ना, ये सारे मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे लिक्विड टू गैसेस में। क्या बात क्लियर आ रही है? तो इसी वजह से आप कह रहे हैं कि बॉइलिंग इस तरीके की बल्क फिनोमेना है। एक ही साथ खूब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लिक्विड से गैस में। क्या बात क्लियर हो रही है? वेरी गुड। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। क्या ये लाइन आपको समझ में आ रही है? फॉर वाटर दिस टेम्परेचर का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, बीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर इज 373 केल्विन, इसका मतलब है 100 डिग्री। किसी भी डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देते हैं। तो 100 डिग्री है तो इसमें 273 ऐड कर देंगे तो कितना केल्विन हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। ये जो कन्वर्जन वगैरह है ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। आज बस आप ये देख लीजिए कि मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है, प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है, और इससे रिलेटेड जो टर्म है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इन्हीं सारी चीज़ों पे आज के लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट देखिए, particles in steam that is water vapor at 373 Kelvin has more energy than water at the same temperature। 100 डिग्री का वाटर है और 100 डिग्री का वाटर वेपर है, तो किसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी? ऑब्वियस है वाटर वेपर के पास, क्योंकि अब वो उसके पास और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। इस चीज़ को अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं पहले वाले लेक्चर्स में इन सारी चीज़ों को कवर कर रखा हूँ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर पिछले वाले वीडियोज़ को आपने मिस कर रखा है तो पहले उनको देख लीजिए, इसको यहीं पर छोड़िए, पहले उनको देख लीजिए, ठीक है। तो क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। देखिए, जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं वेपोराइजेशन। अब यहां पे जो हिडन फॉर्म में एनर्जी होगी उसको आप क्या कह देंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे ये वाटर है, लिक्विड में मान लेते हैं कि यहाँ पे वाटर है और ये गैस में वाटर वेपर है। अब मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ। वाटर वेपर ये भी 100 डिग्री का है, ये भी 100 डिग्री का है। तो क्या यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ, टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, लेकिन स्टेट में चेंज हुआ। एक चीज और अपने ब्रेन में सेट कर लीजिए, विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर इफ स्टेट ऑफ मैटर चेंज देन देयर आर लेटेंट हीट प्रेजेंट। वहां पे एक लेटेंट हीट प्रेजेंट होगी। अगर सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में तो उस लेटेंट हीट का नाम होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में तो उस लेटेंट हीट का नाम होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड एट द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोलने का मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर दिए, टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर। बहुत अच्छे से एक एक वर्ड लिखा गया है।
ये सारी डिफिनीशन अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए। 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर जो हीट की रिक्वायरमेंट है उसी हीट को कह रहे हैं आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको फर्स्ट वाले स्लाइड में टेम्परेचर को भी एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन अब ध्यान से फिर से देखें। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर में चेंज करेंगे तो क्या होगा। पहला लाइन तो एक ही ध्यान से सुन लीजिए। किसी गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। ये लाइन ध्यान से देखिए। तो अगर किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, टेम्परेचर क्या करेंगे आप, कम करेंगे, तभी तो कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लेकिन प्रेशर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल को पास पास लाना है। देखिए गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, और मॉलिक्यूल को पास लाने के लिए टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे। गैस से काइनेटिक एनर्जी विड्रॉ कर लेंगे तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, और प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तब भी मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है। एक CO2 को लेके यहाँ पे एक केस डिस्कस कर रखे हैं, ध्यान से सुनिए। ये CO2 थोड़ा सा ऐसे लिखा होगा, CO2 देखिए ऐसे लिखा होगा। ये टाइप करते टाइम हो नहीं पा रहा था अच्छे से, तो ऐसे ही मैं टाइप कर दिया था। ध्यान से देखिए, CO2 इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजेज ऑफ अ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अब एकदम ध्यान से सुनिए, हाई प्रेशर पे आप CO2 को स्टोर करते हैं तो सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन अगर प्रेशर कम करते लाएं मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के आसपास आप कर दें तो सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। यानी CO2 को आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस से सॉलिड में, यानी लिक्विड वाली स्टेट गायब होती है। क्या बात समझ में आ रही है। इस स्टेट को, जैसे सॉलिड जब कन्वर्ट होता है गैस में तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ये सारी चीजें मैं लास्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन अभी के लिए ध्यान से सुनिए। आपने ड्राई आइस के बारे में सुन रखा है, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 इज नोन एज अ ड्राई आइस। चलिए देखिए, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये हाईलाइट कर दिया मैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज अ ड्राई आइस। क्या बात क्लियर हो गई। तो ये भी एक तरीके से जीके जैसा समझ लीजिए, या फिर थोड़ा फैक्ट समझ के याद रख लीजिए। नेक्स्ट दूसरा देखिए तो ध्यान से आप, वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सबस्टेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सेम लाइन मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पे बता चुका था कि मैटर सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा या गैस फॉर्म में होगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर जिस पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये देखिए कुछ जो कुछ प्रोसेस है इनके नाम क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अब जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पहले आपका पूरा का पूरा फोकस वही होना चाहिए। सबसे पहले आप इस पे फोकस करिए, जब हम सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, तो जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। इसी वजह से जो लेटेंट हीट था उसका नाम पड़ गया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड में। लेकिन जब लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में, देखिए एरो को भी ध्यान से देखते रहिए, ये एरो इधर से इधर गया है, मतलब सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। लेकिन जब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, एक मिनट, जब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में तो इस प्रोसेस को आप कह रहे हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। क्या बात क्लियर हो रहा है माय डियर स्टूडेंट। अब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैसेस में, देखिए लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, जो चीज़ें मैं डिक्टेट कर रहा हूँ यही फोकस रहिए। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। जब गैस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। जैसे मान लेते हैं आपके घर में कई बार प्रेशर कुकर वगैरह देख रहे हैं, खाना बन जाता है तो प्रेशर कुकर का जो ढक्कन होता है उसमें कुछ गैस इकट्ठा रहती है, प्रेशर के फॉर्म वाटर वेपर की वजह से वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। लेकिन जैसे ही वो कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो फिर वो आपको देखते हैं कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैस में। तो जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं आप सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन। क्या सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट ही ना हो? हाँ होता है। अभी कुछ एग्जांपल के भी बारे में बात कर लेंगे। जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको कहते हैं डिपोजिशन। देखिए आप कंफ्यूज मत होइए। व्हेन लिक्विड converted into solid, then this process is known as a solidification. When gas converted into solid, this process is known as a deposition. क्या बात क्लियर हो रही है माय डियर स्टूडेंट? तो इसको आप डिपोजिशन बोल दिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये कुछ बातें थोड़ी सी लिखी हुई हैं और इसके बाद से कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके बारे में ध्यान से देख लीजिए आप। A change of state directly from solid to gas without changing into the liquid state is called sublimation. And the direct change of gas, direct का मतलब है liquid state absent है, direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. क्या बात क्लियर हुआ? अब कुछ एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन मतलब जो सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। कैम्फर, कपूर हो गया। ड्राई आइस, ड्राई आइस के बारे में थोड़ा सा बताइए तो। जो CO2 था इसका सॉलिड फॉर्म, यही था आपके पास में ड्राई आइस। आयोडीन के बारे में बात कर लें। I2 ये होता है आयोडीन। तो आयोडीन भी एक्चुअल में सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस से। और गैस से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किस में? सॉलिड में। नेप्थलीन, अभी के लिए ना सिर्फ आप नाम ध्यान रखें। नेप्थलीन दो बेंजीन जैसे होते हैं, आपस में अटैच रहते हैं, उनको नेप्थलीन कहते हैं। तो नेप्थलीन की भी जो बॉल होती है ना वो भी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किससे? सॉलिड से कन्वर्ट हो जाती है गैस में, और फिर गैस से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है ये सॉलिड में। क्या बात क्लियर हो गया? तो चलिए मैं 1 मिनट में आपको आज क्या क्या पढ़े उन सारी चीज़ों को रिकॉल करवा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। चलिए हम देखिए कहाँ से स्टार्ट किए थे सारी चीज़ों को पढ़ना। देखिए यहाँ से स्टार्ट किए थे ना। अब एक्चुअल में जैसे एक एग्जांपल लिए थे, वाटर सॉलिड फॉर्म में एज अ आइस, लिक्विड फॉर्म में एज अ वाटर, और गैस फॉर्म में एज अ वाटर वेपर एग्जिस्ट करता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मोशन और ज़्यादा क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। मोशन इंक्रीज करेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मे बी पॉसिबल है कि सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैस में। क्या बात क्लियर है? प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस के चांसेस होते हैं लिक्विड में कन्वर्ट होने के, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करने से मॉलिक्यूल पास आते हैं। ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लिए। टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं आप तो सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। फिर लिक्विड से और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं आप तो ये कन्वर्ट हो जाता है गैस में। फिर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं आप तो गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में। और ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। ये सारी चीज़ें, क्या बात समझ में आ रही है? और फिर ये कुछ स्टेप्स वगैरह थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में ऐसे ध्यान रखिए, मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज नोन एज अ मेल्टिंग पॉइंट। इस तरीके से ध्यान रख लीजिए आप। जिस सबस्टेंस का मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा, इसका मतलब है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा था, क्योंकि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में आपको ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट थी, ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी। इसी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा आ गया तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा आ गया। लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। लेटेंट हीट तभी डिफाइन है जब टेम्परेचर में चेंज ना हो लेकिन स्टेट में चेंज हो। बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूँ, बिल्कुल अपने ब्रेन में सेट कर लीजिए। जैसे आइस 0 डिग्री का, वाटर 0 डिग्री का था, 0 डिग्री का था, तो दोनों में टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन स्टेट चेंज हो रहा है। सॉलिड से कन्वर्ट हो गया था लिक्विड में। क्या बात क्लियर हो रही है? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? कोई 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। तो जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट है उसी को कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि वो थर्मोमीटर वगैरह में डिटेक्ट हुआ ही नहीं, टेम्परेचर तो इंक्रीज किया ही नहीं, इसी वजह से आप उसको क्या दे, लेटेंट हीट बोल दी। सॉरी, 0 डिग्री वाटर और 0 डिग्री आइस में किसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा? वाटर के पास। ठीक, तो ये यहाँ पे कुछ बातें हो गई। फिर बॉइलिंग पॉइंट था, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। इस तरीके का बॉइलिंग पॉइंट एक बल्क फिनोमेनन है। ठीक,
और वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री होता है या फिर 373 केल्विन होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जब 1 किलोग्राम या 1 kg लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर एट 1 एटमॉस्फियर, तो उसमें जितने भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर वगैरह के बारे में देख लिए थे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में जैसे CO2 को आप बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में स्टोर करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? और सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 को ही आप क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ प्रोसेस थे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इन सारे प्रोसेस वगैरह को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, तो कैम्फर का एग्जाम्पल है, ड्राई आइस का है, आयोडीन का है और नेप्थलीन का, एटसेट्रा। इतने कम से कम आपको याद रख लीजिए। जो कैम्फर कपूर वगैरह होते हैं देखते उसको आप जलाते हैं तो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बात क्लियर हुई? तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे आपसे कुछ कहना था। थैंक यू। खूब सारा रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।